हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। यही तो जीवन जीने का आधार है ना। क्योंकि खुश रहने से बौद्धिक और शारीरिक विकास अच्छी प्रकार होता है और हर कार्य में मन भी लगता है। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपने अध्याय को। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों महाकवि कालिदास। ये महान कवि थे कालिदास। तो बच्चों, प्रस्तुत अध्याय में यह दर्शाया गया है कि दृढ़ निश्चय एवं लगन से कार्य करने पर जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास किस प्रकार मूर्ख से विद्वान बने, ये पाठ इसी में यही उल्लेख किया गया है। तो आइए जाने उनके बारे में। तो कालिदास की गणना संस्कृत, गणना यानी कि गिनती, कालिदास की गणना संस्कृत भाषा के श्रेष्ठतम यानी कि श्रेष्ठों में श्रेष्ठतम कवियों में की जाती है। उन्होंने केवल कविताएं नहीं लिखी अपितु कई काव्यों की रचना भी की। अभिज्ञान शाकुंतलम उनका सबसे प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हो चुका है। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं मेघदूत और कुमार संभव। कौन सी है? मेघदूत और कुमार संभव, ये उनकी रचनाएं हैं प्रसिद्ध। तो बच्चों, कालिदास के विषय में एक कथा बहुत प्रचलित है। प्रचलित यानी कि बहुत ही फेमस कथा है एक उनके बारे में, और ये सत्य है अथवा असत्य, इसे बताना कठिन है। आज हम इस कथा की चर्चा यहाँ करेंगे। तो बच्चों, राजकुमारी विद्योत्मा रूप लावण्य यानी कि बेहद खूबसूरत थी, वो रूपवान थी। रूप लावण्य की जीती जागती प्रतिमा थी। अनुपम सुंदरी होने के साथ साथ वे बहुत विद्वान भी थी, यानी कि बहुत बुद्धिमान भी थी। वे उनकी प्रतिज्ञा थी, यानी कि उन्होंने प्रण किया हुआ था कि ऐसे युवक के साथ विवाह करेंगी जो उनसे अधिक विद्वान हो। राजकुमारी से विवाह करने की अभिलाषा यानी कि इस इच्छा में दूर दूर से अनेक राजकुमार, योग्य व्यक्ति तथा पंडित आए, परंतु इनमें से कोई भी राजकुमारी की योग्यता के सामने टिक न सका। सभी लोग राजकुमारी से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए। इस प्रकार राजकुमारी की विद्वता की धाक तो जम गई, परंतु कई लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या यानी कि जलन करने लगे। कई लोग जलने लगे उनसे। पराजित यानी कि हारे हुए। पराजित हुए राजकुमारों और पंडितों ने राजकुमारी से बदला लेने का एक उपाय सोचा। उन्होंने निश्चय किया कि राजकुमारी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करा दिया जाए जो मूर्ख हो। ऐसा सोचकर वे लोग मूर्ख की खोज में निकल पड़े। सौभाग्य से उन्हें अधिक दिन तक मूर्ख की खोज नहीं करनी पड़ी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वृक्ष की उसी डाल को काट रहा है जिस पर वह बैठा था। ऐसे व्यक्ति को देखकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वह समझ गए कि इससे बड़ा मूर्ख संसार में और कोई हो ही नहीं सकता है। फिर क्या था? पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम कालिदास बताया। क्या बताया अपना नाम उस व्यक्ति ने? कालिदास। तो एक पंडित ने पूछा, भाई कालिदास, क्या तुम राजकुमारी विद्योत्मा के साथ विवाह करोगे? राजकुमारी विद्योत्मा के साथ? कालिदास ने प्रसन्न होकर कहा, अवश्य करूंगा। इसके बाद मुझे पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। दिन भर महल में घूमूंगा, अच्छा भोजन करूंगा, अच्छे वस्त्र पहनूंगा। किंतु क्या यह संभव है? कहाँ वह राजकुमारी और कहाँ मैं अशिक्षित गांव का गवार। अशिक्षित यानी कि जो अनपढ़ हो। तो ये कालिदास ने कहा। तो पंडित बोला, इसकी चिंता तुम मत करो, हम तुम्हारा विवाह उनके साथ अवश्य करवाएंगे। तुम केवल वह करते जाना जो हम कहेंगे, फिर देखो क्या होता है। अब बोलो, क्या तुम्हें हमारा प्रस्ताव स्वीकार है? शत स्वीकार है, यानी कि बिल्कुल 100% मुझे स्वीकार है महाराज, कालिदास ने प्रसन्न होकर कहा। कालिदास पेड़ से नीचे उतरा और उन लोगों के साथ चल दिया। पंडितों और राजकुमारों ने कालिदास को घर ले जाकर स्नान करवाया, फिर उसे विद्वानों जैसे वस्त्र पहनाए गए। एक पंडित बोला, अब हम तुम्हें राजकुमारी के पास ले जा रहे हैं, वह तुमसे शास्त्रार्थ करेगी। वहां तुम्हें एक भी शब्द नहीं बोलना है, जो भी कहना केवल संकेत द्वारा कहना, शेष हम पर छोड़ देना। सारी बात समझा बुझाकर वे कालिदास को राजदरबार ले गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, यह महोदय एक प्रकांड पंडित है, यानी कि यह पंडित बहुत विद्वान है। इनका नाम कालिदास है। बहुत विनती करने पर शास्त्रार्थ के लिए पधारे हैं, परंतु आजकल इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है।
इसलिए जो कुछ कहेंगे केवल सांकेतिक भाषा में कहेंगे। उचित होगा कि आप भी इनके सांकेतिक भाषा में ही इनसे प्रश्न पूछें। राजकुमारी ने उनकी बात मान ली। विद्वान के वेश में कालिदास अति सुंदर लग रहा था। उसके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से राजकुमारी प्रभावित हुए बिना न रह सकी। शास्त्रार्थ आरंभ हो गया। राजकुमारी ने अपनी एक उंगली उठाई। इसका तात्पर्य था कि ईश्वर एक है। इसका उत्तर अब कालिदास को देना था। कालिदास ने इसका अर्थ समझा कि राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ने की बात कर रही है, इसलिए उसने उत्तर में 2 उंगलियां उठा दी, जिसका तात्पर्य था कि तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। पंडित यानी कि पंडितों ने राजकुमारी को इसका अर्थ समझाया कि कालिदास कह रहे हैं कि ऊपर ईश्वर है और नीचे धरती है। राजकुमारी पंडितों के तर्क से संतुष्ट हो गई। राजकुमारी ने अपना दूसरा प्रश्न एक हाथ की 5 उंगलियों को खोलकर किया। उनका तात्पर्य था कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, परंतु कालिदास ने इस संकेत का भी दूसरा ही अर्थ लगाया। उसने समझा कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है, अतः उसने उत्तर में अपनी मुट्ठी बांधकर राजकुमारी को दिखाई, जिसका तात्पर्य था कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूसा मारूंगा। परंतु पंडितों ने राजकुमारी को इसका अर्थ समझाया कि कालिदास कह रहे हैं कि जब 5 तत्व एकत्रित हो जाते हैं तब मानव शरीर में जीवन का संचार होता है। राजकुमारी इस तर्क से भी संतुष्ट हो गई और अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस प्रकार कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्योत्मा के साथ हो गया। राजकुमारी प्रसन्न थी कि उन्हें अत्यंत विद्वान पति मिला है, परंतु मूर्खता आखिर कितने दिनों तक छिप सकती थी। कुछ ही दिनों में राजकुमारी को ज्ञात हो गया कि उसका पति तो महामूर्ख है और उसके साथ धोखा हुआ है। उसने जब कालिदास से इस बारे में पूछताछ की तो कालिदास ने उसे सच्चाई बता दी। राजकुमारी क्रोध से आग बबूला हो गई। आग बबूला होना एक मुहावरा है, यानी कि बहुत क्रोधित हो जाना। तो वो बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने कालिदास को महल से दुत्कारते हुए कहा, जाओ पहले स्वयं को मेरे योग्य बनाओ, फिर मेरे पास आना। विद्योत्मा की तिरस्कार भरी बातें कालिदास के हृदय में शूल की तरह चुभ गई। शूल की तरह चुभना ये भी मुहावरा है, यानी कि बहुत अपमानित महसूस करना। उसे अपनी मूर्खता पर रह रहकर क्रोध आ रहा था, अर्थात उसे क्रोध आ रहा था कि वो इतना मूर्ख क्यों है। उसने सोचा, इस घोर अपमान का बदला मैं विद्वान बनकर ही ले सकता हूँ। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह विद्वान अवश्य बनेगा। कालिदास ने महल को त्याग दिया और वाराणसी काशी चला गया। काशी उस समय देश में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। वहां उसने विद्वान गुरुओं की सेवा की और उनसे विद्या प्राप्त की। 12 वर्ष तक लगातार कठोर परिश्रम करने के बाद यह मूर्ख एक प्रकांड पंडित बन गया। विद्वान बनकर जब वे महल लौटे तो सबसे अधिक प्रसन्नता विद्योत्मा को हुई। विद्योत्मा को अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। उसने अपने कठोर शब्दों के लिए कालिदास से क्षमा भी मांगी। तो बच्चों, कालिदास ने कहा फिर कि प्रिय, यदि तुमने कठोर शब्द ना कहे होते तो मैं आज भी मूर्ख का मूर्ख ही रहता। इसलिए तुम्हारे शब्द मेरे लिए वरदान सिद्ध हुए हैं। तो बच्चों, यही कालिदास आगे चलकर महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुए। विख्यात यानी कि प्रसिद्ध हुए। उज्जैन के महाराजा भोज ने उन्हें अपने नवरत्नों में सम्मिलित कर लिया। अपने कठोर परिश्रम तथा दृढ़ निश्चय से कालिदास ने संसार को दिखा दिया कि मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यानी कि एक अनपढ़ इंसान विद्वान बन सकता है अगर वो कठोर मेहनत के साथ आगे बढ़े तो। यही इस कहानी का उद्देश्य है। कालिदास के बारे में ये कहानी इसीलिए प्रचलित है कि लोग ये समझें कि असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है मेहनत के द्वारा। तो चलिए, पाठ की समाप्ति हुई। अब बढ़ते हैं हमने क्या सीखा, यानी कि पाठ के द्वारा समझेंगे हमने क्या सीखा है। जिसमें पहला प्रश्न, महाकवि कालिदास द्वारा लिखित सबसे प्रसिद्ध काव्य का नाम क्या है? तो महाकवि कालिदास द्वारा लिखित सबसे प्रसिद्ध काव्य का नाम है महाज्ञान शकुंतलम। ठीक है। अब इसी प्रकार आप बाकी के प्रश्न को भी पढ़कर पाठ के अनुसार उत्तर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। किसने किससे कहा? भाई कालिदास, क्या तुम राजकुमारी विद्योत्मा से विवाह करोगे? तो पंडित ने किससे कहा? कालिदास से। ठीक है। इस प्रकार आप लिखेंगे। बाकी के भी वाक्य पढ़िए और इसी प्रकार लिखिएगा। रिक्त स्थानों पर आते हैं बच्चों हम। पहला रिक्त स्थान, सभी लोग राजकुमारी से डैश में पराजित हो गए। शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ में पराजित हो गए। ठीक है। बाकी के भी इस तरह रिक्त स्थान आप भरिएगा पाठ के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
अध्याय के अनुसरण पे आते हैं बच्चों। तो प्रश्न है इसमें कि संसार में सभी व्यक्तियों की बुद्धि का स्तर समान नहीं होता। कुछ व्यक्ति तीव्र बुद्धि के तथा कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, परंतु कठोर परिश्रम व अभ्यास से जीवन के लक्ष्य को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, यदि गणित के गृह कार्य में कोई कठिन प्रश्न आ जाए जिसका हल आपको मालूम ना हो तो आप क्या करेंगे? प्रश्न को बिना हल किए छोड़ देंगे? प्रश्न का हल अपने किसी सहपाठी से पूछेंगे? या इस दृढ़ निश्चय के साथ कि मुझे यह प्रश्न अवश्य हल करना है, हल पूरा करने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, मेरे अनुसार तो तीसरा विकल्प सही रहेगा कि दृढ़ निश्चय ठान लेंगे और उसे हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। आते हैं भाषा अभ्यास पर। व्याकरण से संबंधित प्रश्न। तो हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों को दो प्रकार से लिखा जाता है। ऐसे कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए, ठीक है। जैसे बुद्धि, बुद्धि को इस प्रकार भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। अब बाकी के भी शब्द इसी प्रकार लिखिएगा आप। आते हैं हम अगले प्रश्न, विलोम शब्द पर। विलोम शब्द लिखना है, योग्य का विलोम होगा अयोग्य। क्या होगा? अयोग्य। इसी प्रकार बाकी के भी शब्दों के विलोम शब्द लिखिएगा आप। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और तीसरे प्रश्न पर आते हैं जो समानार्थी शब्द है, यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो समानार्थी, जैसे मूर्ख का क्या होता है? मूर्ख यानी कि मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, उसे मूर्ख भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी के भी इसी तरह समानार्थी शब्द लिखिएगा। आते हैं हम चौथे प्रश्न पर, जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। जैसे जो देश से प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं? देशभक्त। जिसकी बुद्धि तेज हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी बुद्धि तेज हो, बुद्धिमान, उसे क्या कहा जाता है? बुद्धिमान। तो यहाँ लिख देंगे हम बुद्धिमान, ठीक है। और बाकी के भी वाक्यांश पढ़िए और उनके लिए एक शब्द लिखिएगा आप स्वयं। पांचवा हम मुहावरे पे पहुंचते हैं। तो पहले वाक्य पढ़ लेते हैं। जैसे चोर सिपाही को देखकर 9 2 11 हो गया, उसने चुटकी बजाते ही काम पूरा कर लिया। तो उपयुक्त वाक्यों में 9 2 11 और चुटकी बजाते ही वाक्यांश आए हैं। यह वाक्यांश भाषा में कुछ विशेष अर्थ प्रदर्शित करते हैं। जैसे 9 2 11 का अर्थ है भाग जाना तथा चुटकी बजाते का ही अर्थ है जल्दी से। ऐसे वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। तो आइए निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। कहर ढाना यानी कि मुसीबत आ जाना, मुसीबत आ जाना, भारी मुसीबत आ जाना, ये भी लिख सकते हैं आप इसके। बाकी के भी मुहावरों के अर्थ आप स्वयं लिखिएगा, बहुत आसान है ये। हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्रिया। निम्नलिखित अनुच्छेद में प्रयुक्त क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। अब आपने ये अनुच्छेद पढ़ना है और क्रिया शब्द छांटने हैं। पता ही आपको क्रिया शब्द, क्रिया शब्द यानी कि काम। इसमें काम से संबंधित जो भी शब्द हैं वो आप छांटिएगा। अब आते हैं हम योग्यता विस्तार पर। तो बच्चों, महाकवि कालिदास की तरह ही तुलसीदास जी को भी अपनी पत्नी से कई बार अपमानित होना पड़ा था। कक्षा अध्यापक अध्यापिका जी के सहयोग से उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो आप इसे गूगल पे, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, अपने मित्रों से भी इस बारे में चर्चा कर सकते हैं और अपनी अध्यापिका से भी पूछ सकते हैं और कालिदास के बारे में और जानकारी लीजिए और तुलसीदास के बारे में भी और जानकारी लेकर यहाँ पर लिखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कालिदास की जो कहानी इस पाठ में बताई गई है उससे आपने क्या सीख ली होगी। आपने समझ लिया होगा कि अगर आप किसी काम को करने की ठान ले तो वह अवश्य ही पूरा होकर रहेगा। उम्मीद करती हूँ इस सीख को अवश्य आप भी अपने जीवन में अपनाएंगे और एक सफल छात्र और एक सफल भारत निर्माता बनेंगे। बस इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।